अस्सलाम वालेकुम जी। आइए आगाज़ करते हैं अपने IFRS 2 के लेक्चर नंबर 6 का। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम देख रहे होंगे इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट्स, ऐसी जिनके अंदर कैश अल्टरनेटिव होता है, यानी कि कहा जाता है कि चाहो तो आप ये इक्विटी ले लेना या चाहो तो आप कैश ले लेना। ठीक है ना? अल्टरनेटिव दे दिया जाता है, यानी कि सॉर्ट ऑफ जैसा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे ना। अगर आपने मेरा लेक्चर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी ले लिए हुए हैं इस रिकॉर्डेड कोर्स में, तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप देखो, उनके अंदर भी ऐसे ही था, ऑप्शन था, अल्टरनेटिव्स थे, यहां पर भी ऐसे ही है। इसको मैं बोलता हूं मिक्स शेयर बेस्ड पेमेंट। ठीक, स्टैंडर्ड इसको बोलता है इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट्स विद कैश अल्टरनेटिव्स। ठीक, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट। इसको हम पढ़ेंगे दो एग्जांपल्स की मदद से। एक हमारे नोट्स में है आईजी एग्जांपल 13, उसका अमेंडेड वर्जन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं मेहरान एग्जांपल्स को लेकर उनको लैंड क्रूजर बनाता हूं, तो मुश्किल करता हूं मैं स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स को। और इसी तरह आईजी एग्जांपल 9, ये एग्जांपल्स बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं की हुई मैंने, सिमिलर ही हैं जैसे स्टैंडर्ड में आई थी उनसे। ठीक है जी, ये पेज 60 एंड पेज 61 ऑफ योर नोट्स पर आपको मिलेंगी, तो काइंडली ये दोनों पेजेस अपने सामने रखिएगा। ठीक है जी, आइए आगाज करते हैं। एग्जाम्पल 13 पे आ जाएंगे जरा सब लोग। एग्जाम्पल 13 पे आ जाए, जल्दी से सब पढ़ लें। ओके जी, आई एज्यूम आपने एग्जाम्पल 13 पढ़ लिया। एग्जाम्पल 13 क्या कहती है? कहता है एक एंटिटी है, उसने अपने एक एम्प्लॉई से कहा कि तुम या तो 1000 फैंटम शेयर्स यूज कर लो, और फैंटम शेयर क्या होते हैं उसको एक्सप्लेन भी करता है। कहता है दैट इज अ राइट टू अ कैश पेमेंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, आप अगर ये किसी, जैसे मैंने यहाँ कहा था ना कि तुम शेयर की कीमत के बराबर कैश ले लेना, कहा था ना यहाँ पे, तो इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड क्या कहता है इसको? स्टैंडर्ड कहता है इसको, टेक्निकल जार्गन में कहते हैं फैंटम शेयर। ठीक है, तो कहता है या तो ये ले लेना या 1200 शेयर्स ले लेना, तो दोनों में से कोई एक चॉइस है, 1000 शेयर्स के बराबर कैश या 1200 शेयर ले लेना। अच्छा, कब ले लेना ये भी चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। कहता है 3 साल सर्विस दोगे तब तब मिलेगी, 3 ईयर सर्विस। ठीक है जी, ओके। कहता है ग्रांट डेट के ऊपर एंटिटी की शेयर प्राइस इज 50 पर शेयर, तो एफवीजीडी क्या है? 50। अच्छा, कहते हैं एट द एंड ऑफ ईयर 1, 2 एंड 3 द शेयर प्राइस इज 52, 55 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। तो ईयर 1 से लेके 3 तक की शेयर प्राइस दे दी है, जो कि है 52, 55, 60। ठीक है जी, यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट ऐड करेंगे इसके फौरन बाद, आपके नोट्स में नहीं लिखी हुई, आप ऐड कर लें। ठीक है, इसके फौरन बाद इफ, ये मैं लिख रहा हूँ, ये लिख लीजिएगा। हाँ, रिस्पेक्टिवली के बाद है। इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉय जो है ना, वो शेयर लेते साथ सेल नहीं कर सकता। ठीक है, उसके शेयर लॉक रहेंगे 2 साल तक। ठीक है, अगर वो शेयर लेता है तो वो शेयर 2 साल तक लॉक रहेंगे। ठीक है, लिहाजा क्या हुआ? अच्छा, ईयर 0 पे शेयर प्राइस क्या थी हमारी? ईयर 0 पे हमारी शेयर प्राइस क्या है? 50। ठीक है ना जी, लिहाजा क्या हुआ? कहता है द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट द ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर इज 48। एफवीजीडी वो कह रहा है 50 है, 48 है, ये कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले वो कह रहा था ग्रांट डेट पे जो प्राइस है, एसपीजीडी कह देते हैं, शेयर प्राइस एट ग्रांट डेट इज 50। अब वो कह रहा है फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट इज 48। ये क्या बात हुई? क्या ये स्टैंडर्ड की मिसाल गलत है? ये इस वजह से कम है, ये इस वजह से कम है बिकॉज 2 साल की रिस्ट्रिक्शन है। एब्सोल्युटली इसी वजह से कम है, 50 नहीं है 48 है, इस वजह से, क्योंकि 2 साल की रिस्ट्रिक्शन है। तो ये बेसिकली शेयर बेस्ड पेमेंट कौन सी हुई? इट इज अ मिक्स शेयर बेस्ड पेमेंट, ऐसे ही है ना। और इसमें चॉइस जो है कि कैश लेना है या इक्विटी लेनी है, ये किसके पास चॉइस है? काउंटर पार्टी के पास। ऐसे ही है, क्या ख्याल है ना? कहता है जी आप बताएं इसकी एंट्रियां क्या होंगी अगर वो एट दी एंड कैश ले लेता है या वो एट दी एंड शेयर ले लेता है, दोनों कहता है उसकी बताओ एंट्रियां क्या होंगी। सवाल सबसे पहले तो मुझे बताएं, सवाल समझ आ गया, सिनेरियो समझ आ गया सबको या नहीं? गुड। अब मैं आपको बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टेप 1, सबसे पहले स्टैंडर्ड कहता है एट ग्रांट डेट आप ग्रांट डेट कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ बोथ अल्टरनेटिव्स। हाँ जी, कौन मुझे बताएगा ग्रांट डेट पे दोनों अल्टरनेटिव्स की फेयर वैल्यू क्या है? अगर मैं 1000 शेयर के इक्वल कैश ले लूं तो उसकी फेयर वैल्यू क्या बनती है? बोले 50,000, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं 1200 शेयर के इक्वल, 1200 शेयर के इक्वल वो ले लूं, शेयर्स ले लूं, तो उनकी फेयर वैल्यू क्या बनती है?
ठीक है जी। अच्छा, अब स्टैंडर्ड की एक सोच है, उसका ख्याल ये है कि 99% केसेस में ये वाली वैल्यू हायर होगी, क्योंकि कंपनी को हमेशा बुरा लगता है कैश देना, हमेशा बुरा लगता है। सो 99% केसेस में शेयर अल्टरनेटिव की वैल्यू हायर होगी। बात समझ आ गई या नहीं? ठीक है। अब इसमें दो सिनेरियो बन सकते हैं। इफ शेयर्स अल्टरनेटिव इज हायर, जो कि स्टैंडर्ड समझता है कि ऐसा ही होगा, तो क्या करना है बता देता हूं। हमारे मिसाल में भी ऐसे ही है ना, शेयर अल्टरनेटिव हायर है, क्या करना है? स्टैंडर्ड कहता है आप 57,600 की टोटल शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन मेजर करें, रिकॉर्ड करें। इसमें से 50,000 आप कहें कैश सेटल्ड है, और जो बैलेंसिंग है जो कि 7,600 बनती है बैलेंसिंग, उसे स्टैंडर्ड कहता है आप क्या कहें, इक्विटी सेटल्ड है। ठीक है। इसको और भी बड़े, मेरे नज़दीक और भी बड़े तरीके हो सकते थे इसको करने के, तोड़ने के। ठीक है। हाँ, ये इट इज क्लोज टू हाउ वी अकाउंटेड फॉर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, इफ यू रिमेंबर, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। इसको और भी बड़े तरीके हो सकते थे तोड़ने के, बट दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड सेज। ठीक है। व्हाट इफ in a stupid scenario or in a stupid question, if cash alternative is higher? अच्छा, कैश अल्टरनेटिव कब हायर होगा बताएं? क्या सिनेरियो हो ऊपर के कैश अल्टरनेटिव हायर हो जाए? फर्स्ट करें कैश वाले की वैल्यू बनती है 60 और इसकी बनती है 57.6, ऐसे ही है ना? बोले ऐसा ही होगा, तब हायर होगा ना? क्या हो गया यार, बोले? और भी कोई है बस, या मैं यही 3-4 बच्चों को पढ़ाई जा रहा हूं? इस केस में स्टैंडर्ड कहता है आपने 60 की टोटल एसबीपी मेजर करनी है। ठीक है। इस 60 में से 60 कैश सेटल्ड होगी ऑब्वियसली, और इक्विटी सेटल कितनी होगी? 0, जाहिर है, पीछे कुछ बचता ही नहीं। कोई बात समझ आई है? सारी की सारी कैश सेटल्ड ही होगी फिर। कोई बात समझ आई या नहीं आई? राइट। हाउएवर आपके इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला सिनेरियो नहीं है, आपके इस क्वेश्चन के अंदर दूसरे वाला सिनेरियो है। इज दिस क्लियर? यहां तक किसी की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में? बोले जी। अच्छा, इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट की मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, किस वैल्यू पे, किस तरीके से? बोले। एट FVGD ओवर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स वेस्टिंग पीरियड है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, कैश सेटल की कैसे रिकॉर्ड करते हैं? एट फेयर वैल्यू ऑफ ईच ईयर एंड ओवर 3 ईयर्स। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? तो आइए दोनों की काउंटिंग कर लेते हैं। पहले कैश सेटल बना लेते हैं। कैश सेटल की क्या काउंटिंग होगी? हर साल लाइबिलिटी की वैल्यू बनाएंगे, 1 2 3। लाइबिलिटी वैल्यू क्या बनेगी जी? बनाएंगे हर साल की। पहले साल फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स हैं, इनटू पहले साल के एंड की क्या शेयर प्राइस है? 52 है, इनटू 1/3। फिर दूसरे साल 1000, 55, 2/3। तीसरे साल 1000, 60, 3/3। क्या ख्याल है? है ना? सो क्या बनती है जी? लाइबिलिटी की वैल्यू बनाएंगे, क्या बनती है? 17.3, 36.7 और आखिरी 60। बस आपको पता ही, आपने एक्सपेंस टू लाइबिलिटी हर साल कितना करना है। एक्सपेंस टू लाइबिलिटी होगा हर साल कितना करना है, जो भी डिफरेंशियल है ना उससे करते जाए, जीरो से आप इधर आ रहे हैं एंड सो ऑन। ठीक है ना? सो लाइबिलिटी आपकी कितनी स्टैंड कर रही है एट द एंड ऑफ ईयर 3? 60। इस पे कोई कंफ्यूजन है किसी का? अब मुझे बताएं एफवीजीडी इसकी क्या है, इक्विटी सेटल की एफवीजीडी कितनी है? 48 तो है, 48 तो है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमने पूरे 48 को तो इक्विटी सेटल करना ही नहीं है। स्टैंडर्ड ने तो ये कह दिया कि अगर कुछ बैलेंसिंग निकलता है तो उसको इक्विटी सेटल ट्रीट करें।
बात समझ आई है नहीं? राइट 48 तो टोटल बनता है, बिल्कुल बनता है 100%, 57,600 बनता है। सैंड ने तो कह दिया इसकी एफवीजीडी है 7600, दैट्स इट। 7600 बैलेंसिंग निकला है, ये कब निकला है, किस डेट पे निकला है? ये जीडी पे निकला है ना। तो स्टैंडर्ड के मुताबिक इसकी एफवीजीडी है 7600, 1/3, 2/3, 3/3, तो ये बन जाएगा कितना, 2,500 पहले साल, है ना। अगले साल भी 2.5 और आखिरी साल 2.6 कर लेते हैं ताकि 7.6 पूरा हो जाए। क्या ख्याल है, कुछ समझ आ रही है? टू डेट, ऑलरेडी रिकॉर्डेड और फॉर द ईयर, ये पहले मैंने सिखाया है आपको, इसका मतलब क्या होता है, राइट। सो मेरे रिजर्व्स कितने पड़े होंगे एंड पे, मेरे रिजर्व्स कितने पड़े होंगे 7.6 के। अब मेरे पास 7.6 के रिजर्व्स हैं और 60,000 की लाइबिलिटी है। अब एंड पे दो नतीजे हो सकते हैं। कौन से दो नतीजे हो सकते हैं? या वो कैश ले ले या वो शेयर ले ले। अगर वो कैश ले लेता है तो आप लाइबिलिटी टू बैंक कर दें 60, उस केस में आपका रिजर्व हो जाएगा रिडंडेंट, तो आप इसको कर दें रिजर्व टू रिटेन अर्निंग 7.6। अगर वो शेयर ले लेता है तो आप करें रिजर्व डेबिट, लाइबिलिटी डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। शेयर कैपिटल आप पार वैल्यू पे क्रेडिट कर दें, जो भी बनती है पार वैल्यू, और शेयर प्रीमियम जो भी अबव पार अगर वैल्यू है कोई तो उस पर कर दें। अब ये एंट्री एब्सोल्युटली वही है जो कन्वर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में करते थे, कैश या शेयर अल्टरनेटिव में, इफ यू रिमेंबर, राइट। इसको देख लीजिए ना। आई एम गोइंग टू राइट समथिंग वेरी सिमिलर, आपने सिर्फ मुझे आइडेंटिफाई करके बताना फर्क क्या है। क्वेश्चन वही है जो सवाल आपने भी किया, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि कंपनी नाउ हैज द चॉइस, ठीक है, कंपनी हैज द चॉइस कि 1000 शेयर्स या 1000 शेयर, 1200 शेयर्स या 1000 शेयर्स इक्वल कैश, दोनों में से क्या देना है। 3 साल के एंड पे ये चॉइस हमारे पास है। आप मुझे बताएं कंपनी क्या इंक्लाइन होगी, क्या करेगी कंपनी। कंपनी एब्सोल्युटली, मैंने जो बोला, गुड पॉइंट, सबका शाबाश, कि कंपनी विल ऑलवेज बी इंक्लाइंड टू इशू इक्विटी, ठीक है। लिहाजा स्टैंडर्ड कहता है आप एक चेक लगाएं, इस केस में आप एक चेक लगाएं। क्या चेक लगाएं? आप ये चेक करें, इज देयर अ रिस्ट्रिक्शन ऑन इशूइंग इक्विटी। अच्छा, ये रिस्ट्रिक्शन ऑन इशूइंग इक्विटी कैसे हो सकती है? मिसाल के तौर पे हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल पूरा है और हम मजीद शेयर कैपिटल का अप्रूवल नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे हमें इक्विटी इशू करने के लिए किसी रेगुलेटर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी और वो रेगुलेटर का अप्रूवल लाइकली नहीं है कि वो मिलेगा। मिसाल के तौर पे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया आपने इक्विटी किसी और को इशू नहीं करनी। मिसाल के तौर पे हमारी एक पॉलिसी है जिसमें लिखा हुआ है कि हम किसी और को इक्विटी, एम्प्लॉय को इक्विटी वगैरह नहीं इशू कर सकते। तो समझ आ रही है बात? इज देयर अ रिस्ट्रिक्शन इंटरनल और एक्सटर्नल, एनीथिंग ऑन इशूइंग इक्विटी? बात समझ आ गई या नहीं? बोलें। गुड। इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इशूइंग इक्विटी, देन स्टैंडर्ड कहता है इसे इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रीट कर लें, इक्विटी सेटल्ड वाली इसकी अकाउंटिंग कर लें। एंड इफ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन इशूइंग इक्विटी, देन स्टैंडर्ड कहता है इसे कैश सेटल्ड ट्रीट कर लें। बात समझ रहे हैं? यानी कि हमें दो सिनेरियो करने पड़ेंगे। सिनेरियो ए होगा देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, सिनेरियो बी होगा देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। इज दिस क्लियर आपके जहन में या नहीं? हाँ जी, अगर सिनेरियो ए हो, हर साल जो है वो एक्सपेंस टू रिजर्व एंट्री होती रहेगी और वो एफवीजीडी के ऊपर होती रहेगी और वो हो रही होगी 19,200 ईच ईयर। बिल्कुल ठीक है, दिस इज हाउ इट विल बी अकाउंटेड फॉर अंडर ए, ठीक है। हाउएवर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवन इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, द ट्रांजैक्शन में एंड अप इवन बाय पेइंग कैश ईदर और बाय इशूइंग शेयर्स। क्या ख्याल है? आपको रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना, चॉइस तो हमारी है। यस, वी आर नॉर्मली इंक्लाइंड टू इशू शेयर्स। व्हाट इफ 3 साल बाद वी आर इंक्लाइंड टू पे कैश? ठीक है, शुरू में देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। हाउएवर नाउ वी आर इंक्लाइंड टू पे कैश। अब क्या करें? सो शेयर्स अगर इशू करने हैं तो स्टोरी बड़ी सिंपल है, रिजर्व्स डेबिट हो जाएंगे 57.6, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। शेयर इशू करने हैं फिर तो बड़ा आसान है क्योंकि 57.6 के रिजर्व आपके पास पड़े हुए हैं, ये पार वैल्यू पे और ये जो भी अबव पार वैल्यू होगी, पार से ऊपर जो भी वैल्यू होगी उस पर क्रेडिट हो जाएगा। क्या ख्याल है? अगर कैश इशू करनी या कैश पे करनी पड़ जाती है एट दी एंड, तो कैश कितनी पे करनी थी इस मिसाल में? 60,000। जरा देखें क्या करेंगे। रिजर्व डेबिट करेंगे अगेन 57.6 है बिकॉज हमारे पास रिजर्व में काफी अमाउंट पड़ी है। बैंक डेबिट करेंगे, बैंक क्रेडिट करेंगे 60 से, डेबिट करेंगे पीएनएल बैलेंसिंग 2.4 से, जो भी बैलेंसिंग होगा पीएनएल में डाल देंगे। इज दिस क्लियर? कि अगर एट दी एंड कैश देनी पड़ जाती है सिनेरियो ए में तो करना क्या है? आगे चलें, अब पार्ट बी पे आ जाते हैं। पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी में देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन।
नाउ व्हेन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन वी हैव टू अकाउंट फॉर इट एज कैश सेटल्ड। अच्छा कैश सेटल्ड है तो क्या काउंटिंग होगी, हर साल हो जाएगा एक्सपेंस टू लायबिलिटी। वही जो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले बनाया हुआ था ना नंबर, वही बनेगा नंबर ऑब्वियसली। कैश सेटल की तो हमने पूरी अकाउंटिंग की थी ना अभी थोड़ी देर पहले। पहले साल आप लोगों ने नंबर क्या बनाया था कैश सेटल का, यहाँ पे 17.3 36.7 60 17.3 36.7 60 और यहाँ पे अल्टीमेटली कैश ही पे की जा रही होगी ऑब्वियसली, बिकॉज शेयर्स पे तो वैसे रिस्ट्रिक्शन है। क्या ख्याल है, ठीक है? इज दिस क्लियर, बात समझ आ गई? मिक्स शेयर बेस्ड पेमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे होती है समझ आ गई? एग्जाम्पल 9, आईजी एग्जाम्पल 9, वो जरा देखिए जरा सवाल सब लोग, बड़ा मजेदार सवाल है। आईजी एग्जाम्पल 9 आपके नोट्स में आ रही है, आईजी एग्जाम्पल 9 क्या कहता है? कहता है कंपनी ने 10,000 शेयर्स जिनकी फेयर वैल्यू थी 33 पर शेयर, वो एक एग्जेक्टिव को दिए। अच्छा जी, कंडीशन क्या लगाई? कंडीशन लगाई कि आप 3 साल हमारी सर्विस में रहे। ओके, अच्छी बात है। कहते हैं एंड ऑफ ईयर 2 पे ये किया, एंड ऑफ ईयर 2 पे कि शेयर प्राइस गिर गई बहुत ज्यादा, 25 रुपए रह गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें एक कैश अल्टरनेटिव ऐड कर दिया, एक कैश अल्टरनेटिव ऐड कर दिया। अच्छा, इससे क्या हुआ? कहते हैं अब ये हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो 10,000 शेयर्स ले सकता है पहले की तरह, जैसे वो पहले ले सकता था, या वो 10,000 शेयर्स के इक्वल कैश ले सकता है। बात समझ आ रही है नहीं? तीसरे साल के एंड पे शेयर प्राइस क्या हो गई, ईयर 3 में शेयर प्राइस क्या रह गई, 22 रुपए। दूसरे साल शेयर प्राइस क्या रह गई थी, 25 रुपए। कहता है आप बताएं हर साल क्या अमाउंट रिकॉर्ड होगी। अब है तो ये मॉडिफिकेशन, पहले सबसे पहली बात, हाँ या ना, है मॉडिफिकेशन या नहीं? मॉडिफिकेशन है भी बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन, एक फायदा ही हो रहा है ना उसे, मतलब वो उसको एक ऑप्शन एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। हाउएवर मॉडिफिकेशंस में तो मैंने आपको इस तरह की कोई मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ाई। मैंने तो आपको कहा या वेस्टिंग कंडीशन चेंज होती है तो मॉडिफिकेशन होती है, क्या ख्याल है, या शेयर बढ़ा देते हैं या उसकी फेयर वैल्यू बढ़ा देते हैं, कोई ऐसा चक्कर करते हैं। ये एक डिफरेंट सिनेरियो है जिसको स्टैंडर्ड ने ऑल टुगेदर डिफरेंट ट्रीट किया है और अपनी एक एग्जांपल में एक्सप्लेन भी किया। ये स्टैंडर्ड की अपनी एग्जांपल है ऑब्वियसली, ये जो आईजी एग्जांपल, आईजी से मुराद है बेसिकली जिसके साथ आईजी लिखा हुआ है ना, ये सारी स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स हैं, ठीक है? अब यहां पर किया क्या जाएगा जरा गौर से देखिए। जब सब कुछ स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली इट वाज एन इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट, हाँ या ना? ऑब्वियसली इन ईयर 1 and until year 2 it was definitely an equity settled share based payment, right? In an equity settled share based payment you do entries like this: to date, already recorded, for the year। मुझे बताएं क्या एंट्री हुई होंगी पहले 2 साल, जल्दी से बता दें क्या एंट्री हुई होंगी। एक्सपेंस टू रिजर्व, बिल्कुल ठीक है। कैसे किया होगा? आपने कहा होगा 10,000 शेयर है, 33 FVGD है मेरी, FVGD और 1/3 है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड 0 है तो ये बनता है 1,10,000, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह 10,000 शेयर है, 33 मेरी FVGD है, 2/3, 1,10 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो मजीद 1,10 रिकॉर्ड हो जाता है। क्या ख्याल है, 2 साल तक यही चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा, बोले? अब अचानक से एक नई शेयर बेस्ड पेमेंट बीच में आ गई है जी। अभी मैं एक और काम करने लगा यहाँ पे ईयर 2 से। अब ये कौन सी शेयर बेस्ड पेमेंट बीच में आ गई है? ये आ गई है कैश सेटल्ड। अच्छा, अब जब कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट भी हो और इक्विटी सेटल्ड भी हो, यानी कि मिक्स हो और चॉइस विद काउंटर पार्टी हो, तो फौकियत किसको देता है स्टैंडर्ड? ये मैं जरा गहरी उर्दू मैंने बोल दी है, मैं जरा लिख के बताता हूँ आपको। फौकियत किसको देता है स्टैंडर्ड? प्रायोरिटी किसको देता है? कैश सेटल्ड को, एब्सोल्युटली ऐसे ही है। यहां पे मैं, और आपने गौर किया कैश सेटल्ड हमेशा पूरी रिकॉर्ड होती है। ये मैंने या जो जहन में बनाए हुए कॉन्सेप्ट वो हमेशा उर्दू में बनाए हुए। आप भी सब कोशिश कीजिए कि आप उर्दू में बनाएं। कैश सेटल्ड जो है हमेशा पूरी रिकॉर्ड होती है। क्या ख्याल है? यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ जब ये दोनों थे, ये जो मिक्स कर रहा था कि जी टोटल 57.6 रिकॉर्ड करेंगे, 50 कैश सेटल्ड होगी। कैश सेटल पूरी रिकॉर्ड हुई थी ना यहाँ पे, ये पूरी कैश सेटल रिकॉर्ड हुई थी। अच्छा, अगर दूसरे अदर वे राउंड हो, ये बढ़ाओ, यहाँ पे भी कैश सेटल पूरी रिकॉर्ड होती है। इसका मतलब ये कि कैश सेटल हमेशा पूरी रिकॉर्ड होती है। क्या ख्याल है? यहाँ पे पूरी कैश सेटल रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप मुझे बताएं अगर यहाँ पे कैश सेटल की लाइबिलिटी बनानी हो तो कितनी बनती है जी आपके ख्याल में, बनाएं। 10,000 शेयर की वैल्यू यहाँ क्या थी, 25 रुपए, 25 रुपए इंटू 2/3। नहीं, पूरी से मुराद 25, 2,50,000 पूरा नहीं कर देना ना, अभी 2/3 ईयर गुजरे हैं, इतनी भी ज्यादा नहीं करनी। तो 167 बनता है ना, ये 167, बिल्कुल ठीक है। तो ये बनती है 167। अब हमने यहाँ लाइबिलिटी क्रेडिट करनी है 167 से। मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक जनरल क्वेश्चन है
यहां हम ऑलरेडी एक्सपेंस टू रिजर्व कर चुके हैं दोनों सालों में, क्या मजीद लाइबिलिटी टू एक्सपेंस टू लाइबिलिटी करें यहां पे या नहीं? क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, शाबाश, वेरी गुड। रिजर्व्स टू लाइबिलिटी करें, स्टैंडर्ड भी यही कहता है। स्टैंडर्ड कहता है यहां रिजर्व से अमाउंट निकाल दें और लाइबिलिटी में ले जाए। बात समझ आ गई? ये दोनों साल एक्सपेंस टू रिजर्व होता रहेगा और यहां एक एंट्री होगी 167 की, ये एंट्री क्या होगी? रिजर्व टू लाइबिलिटी। नेक्स्ट ईयर मैं करने जा रहा हूं ईयर 3, 10,000 इंटू 8 इंटू 3/3। 8 कहां से आ रहा है मैं बता चुका हूं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड मेरा कितना है 110 110 167, कितना बनता है इस का क्या बनता है? 220 और 53, ठीक है 53 मेरा ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, 80 तक मैंने लेके जाना है, तो मैं 27 की मजीद एंट्री करूंगा। इसकी एंट्री होगी एक्सपेंस टू रिजर्व 27 से, ठीक है। ये मेरी इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट की तीसरे साल की एंट्री हो गई है। अब मैं लाइबिलिटी की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। लाइबिलिटी की वैल्यू होगी 10,000 इंटू तीसरे साल क्या वैल्यू है इसकी 22 इंटू 3/3, तो ये क्या बनती है 22,000 या 2,20,000? 2,20,000। तो यहां मजीद एंट्री होगी एक्सपेंस टू लाइबिलिटी, कितने से? 2,20,000 और 167 के डिफरेंस से 53, ऐसे ही है। ये होगी आपकी एंट्रीज जी। इस तरह से एंड ऑफ पीरियड के ऊपर या एंड ऑफ 3 इयर्स के ऊपर आपकी लाइबिलिटी होगी 220 की और आपका रिजर्व होगा, इसका सम बनता होगा 80। चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इस सवाल को और इसके जवाब को दोनों आपके सामने है, इसको जरा एक दफा देखें प्लीज, समझने की कोशिश करें। रेडी फॉर कैश पेमेंट होना आपको होता है, क्योंकि फौकियत किसके पास है? सच्ची बात है, स्टैंडर्ड रेडी फॉर बोथ ऑप्शंस नहीं कर रहा, स्टैंडर्ड रेडी फॉर कैश पेमेंट कर रहा है हमें, बस दैट्स इट। कि अगर वो 2,20,000 हमसे मांग ले तो हमारे पास लाइबिलिटी पूरी पड़ी हो। रिजर्व जो है वो एक एडिशनल अमाउंट है जो हमारी अकाउंटिंग का हासिल है, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगर इसके एंड पे वो कैश मांग लेता है या वो शेयर मांग लेता है, तो एंट्री क्या होगी? ये एंट्रियां वही होंगी जो ऊपर मैंने बताई हैं आपको। इट इज द सेम थिंग। इज दिस अंडरस्टूड जी?